हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं क्या स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सैम्पल पेपर क्लास 12th का। जो हमारा हिंदी इलेक्टिव है उसका हम सैम्पल पेपर पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव जो आपका सब्जेक्ट है उसका हम आज सैम्पल पेपर करेंगे, जिसका हमने खंड का इससे पहले वाली वीडियो में कर लिया है। आज हम खंड खा करेंगे, अभिव्यक्ति और माध्यम पुरुष के पुस्तक के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है थर्ड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे। जहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है का एंकर विजुअल क्या है। शब्द सीमा लगभग 20 शब्द, जो आपका 1 नंबर का रहने वाला है। अब यहाँ पर एंकर विजुअल क्या होता है हमें ये बतानी है। तो जब हम कोई भी घटना का कोई भी दृश्य होता है, कोई भी विजुअल पाए जाते हैं, ठीक है, या फिर जब उन दृश्यों के आधार पर हमें एक खबर मिलती है, जिन्हें की जो एंकर है वो पढ़कर सुनाता है, और जब वो उस खबर को, उन विजुअल्स को, उन दृश्यों को अपनी स्क्रीन पर या कहीं भी जब उन्हें पढ़कर सुनाता है और लोगों को सूचना देता है, तो वो क्या होती है, एक एंकर विजुअल वो कहलाती है। यानी कि किसी भी चीज़ की जब कोई सूचना देते हैं हमें, उसके जो दृश्य वगैरह हैं वो मिल जाते हैं, तो वो उन्हें देखकर क्या करता है, उनको देखकर जब वो खबर सुनाता है, सूचना देता है, तो वो क्या होती है, एंकर विजुअल होती है। नेक्स्ट है हमारा खा, टेलीविज़न समाचार की भाषा पर टिप्पणी कीजिए। शब्द सीमा हमारी रहेगी 40 शब्द। यहाँ पर क्या हमें पूछा है कि जो मीडिया है, जो टेलीविज़न समाचार होते हैं, जो टेलीविज़न टीवी में न्यूज़ आती है, तो उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए, हमें वो बतानी है। सबसे पहले भाषा जो है वो सरल, सहज और गरिमापूर्ण भाषा होनी चाहिए। ऐसी भाषा होनी चाहिए जो हर कोई व्यक्ति समझ सके, बहुत ही आराम से, प्यार से। मतलब कि एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसे हर एक व्यक्ति जो है वो क्या कर सके, उसे समझ सके। गरिमापूर्ण भाषा होनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी आप वहाँ पर बोल देंगे। तो एक गरिमा जो है भाषा की वो बनी रहनी चाहिए। तारतम्यता बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद जैसे कि निम्नलिखित उपरोक्त क्रमांक अथवा किंतु परंतु, ये सब शब्द जो हैं हमें नहीं बोलने होते हैं वहाँ पर, तो इनसे बचा जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि गैर ज़रूरी विशेषणों, सामासिक और तत्सम शब्दों से हमें बचाव करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, गैर ज़रूरी जो विशेषण हैं, सामासिक, बहुत वहाँ पर एकदम सिंपल लैंग्वेज है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा हैवी वहाँ पर हिंदी की लैंग्वेज बोलेंगे या इंग्लिश की बोलेंगे, तो वो लोगों को क्या होगी, वो समझ नहीं आएगी। नेक्स्ट है गा, मीडिया की भाषा में बीट से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर शब्द सीमा जो है 40 शब्द हमारी रहने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर संवाददाता जो हैं, तो मीडिया की भाषा में क्या है, बीट। तो जो संवाददाता हैं, जब उनके बीच काम का एक विभाजन होता है, तो वो आमतौर पर उनकी जो दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान रखते हुए किया जाता है। मीडिया की जो भाषा है इसे बीट कहते हैं। मीडिया की भाषा में इस काम को क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। जैसे कि खेल में रुचि रखने वाले संवाददाता की बीट खेल है, तो उसको खेल संबंधी घटनाओं की ही रिपोर्टिंग करने के लिए मिलती है। किसी को क्राइम रिपोर्टिंग करनी है, तो वो क्या है, हर एक जो हमारा संवाददाता होगा उसकी जो बीट है वो क्या होगी, अलग होगी। यानी कि हर किसी का एक इंटरेस्ट क्या है, अलग होगा। तो जितने भी संवाददाता होते हैं उनके बीच में जब काम को बांटा जाता है, तो वो उनकी रुचि, उनकी दिलचस्पी और उनके ज्ञान के अनुसार बांटा जाता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, हम बीट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें हमें लगभग 60 शब्दों में लिखना है। यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, विशेष लेखन की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो विशेष लेखन क्या है, तो उसकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, सरल और बोधगम्य होनी चाहिए। क्षेत्र विशेष का विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। तकनीकी शब्दावली में विषय से संबंधित भाषा पर अधिकार होना चाहिए। और तकनीकी शब्दावली यानी कि वो भाषा जो है वो समझ आनी चाहिए, उन्हें आनी चाहिए। तकनीकी शब्दावली को भी एक प्रचलित सरल शब्दों में वहाँ पर लिखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा यहाँ का इसका क्वेश्चन रहने वाला है, फीचर लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो हमें बताना है। तो फीचर लेखन का हमारा एक निश्चित ढांचा नहीं होता है, तो उसका कोई एक ढांचा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो है तथ्य, सूचना, विचार, ये सब पर आधारित वो एक कथात्मक विवरण होता है। भाषा जो है वो सरल, रूपात्मक और आकर्षक होनी चाहिए। फीचर में भावनाओं, विचारों का एक सम्यक
प्रयोग जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट है समाचार लेखन की विशेष शैली का वर्णन कीजिए। समाचार लेखन क्या है? तो यहाँ पर समाचार लेखन की जो विशेष शैली है वो उल्टा पिरामिड शैली होती है। समाचार लेखन जो है उसको उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, जो कि उसकी सर्वाधिक लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली होती है। इसमें इंटर, बॉडी और समापन के अनुसार क्लाइमैक्स जो है वो आरंभ में आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन रहने वाला है 5, जहाँ पर हमें जो है 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है। यहाँ पर हमें 3 टॉपिक दिए गए हैं। जैसे ही मैं बस में चढ़ी, कोहरे की वह सुबह, जब मैं आम के पेड़ पर चढ़ा या चढ़ी। तो यहाँ पर आपको रचनात्मक लेख लिखना होता है, जो आपके सिलेबस में होगा और आपने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर क्या है हमारा जो है रहने वाला है 5 नंबर का हमारा ये रहने वाला है, जो कि 100 शब्दों में कम से कम लगभग आपको लिखना है। ठीक है, अब हमारा ये 5 नंबर का रहेगा, तो उसके अनुसार हमारे यहाँ पर जो नंबर हैं, विषय वस्तु के 3 नंबर दिए गए हैं, भाषा का 1 नंबर आपका होगा और प्रस्तुति का, कि आप उसको कैसे प्रस्तुत करते हैं और आपकी भाषा कितनी अच्छी है, उसके अनुसार आपको 1-1 नंबर दिया जाएगा। अब हमारा जो पहला टॉपिक है, जैसे ही मैं बस में चढ़ा या चढ़ी। जैसे ही मैं बस में चढ़ी, एक हलचल सी मच गई। आपको यहाँ पर जो रचना है वो करनी होती है। ठीक है, भीड़ अपने आप में उलझी थी, पर मेरी मौजूदगी ने जैसे कुछ बदल दिया। हाथ में बैग, कानों में ईयरफोन और आंखें जो हैं वो हर कोने को टटोल रही थी। कहाँ खड़ा जाए, किससे बचूं? अचानक एक झटका लगा और मैं भीड़ में कुछ कदम आगे खिसक गई। चारों ओर चेहरों का समंदर था, कुछ थके, कुछ खोए हुए तो कुछ मुस्कुराते। किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी, जैसे भीड़ में उम्मीद सी की एक आवाज़ आ गई थी। बस की हर हलचल, हर मोड़ पर मैं खुद को थोड़ा और समझने लगी। वह चढ़ना सिर्फ बस में नहीं था, जीवन की एक और कहानी में प्रवेश था। तो यहाँ पर रचनात्मक लेखन में क्या होता है, जो आपके आंखों के सामने जो चीज़ें हो रही हैं, आप पास्ट में नहीं जाएंगे और फ्यूचर में तो आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। रचनात्मक लेखन में फ्यूचर, भविष्य की जो चीज़ें होती हैं वो हमें नहीं दिखा सकते हम इसमें। जैसे हम निबंध वगैरह लिखते हैं तो उसमें हम आगे की चीज़ें बता देते हैं, फ्यूचर की बता देते हैं। इसमें जो है हम फ्यूचर की चीज़ें नहीं बता सकते हैं। इसमें सिर्फ हमारे सामने जो चल रहा है, जो वर्तमान में चीज़ें हो रही हैं, हमें वही बतानी होती है। ठीक है, कि जैसे मैं बस में चढ़ी तो मेरे साथ ये हुआ, मुझे ड्राइवर ने ऐसा कहा, कंडक्टर ने, मैंने टिकट लिया, ये किया, वो किया, ये सब चीज़ें आपको बतानी होती हैं। अब है नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक था कोहरे की वह सुबह। सर्दी की चादर ओढ़े वह सुबह कुछ अलग ही थी। हर दिशा धुंध से ढकी हुई थी, मानो प्रकृति ने रहस्य की चुप्पी तो ओढ़ ली हो। पेड़ पौधे कोहरे में छुपकर खिलखिला रहे थे और दूर से आती साइकिल की घंटी धुंध को चीरती हुई जैसे कोई कहानी सुनाना चाहती हो। राह चलते लोग धीमी चाल में लिपटे अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे। सूरज की किरणें कोहरे से जूझती रही, पर उसका सुनहरा स्पर्श धरती पर पहुंचते ही ठिठक गया। वह सुबह केवल ठंड की नहीं, संवेदनाओं की थी, शांत, रहस्यमयी और बहुत आत्मीय। कोहरे ने उस सुबह को एक कविता बना दिया जो सिर्फ महसूस की जा सकती थी। यहाँ पर हमें एक और टॉपिक दिया गया है, जब मैं आम के पेड़ पर चढ़ी, तो वो आप खुद से कर लीजिएगा, या फिर मतलब यहाँ पर हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए आपको बताया है। नेक्स्ट है हमारा कि यहाँ पर हमें 2 प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में लिखने हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, कविता में बिंब और छंद के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा बिंब और छंद। हमें इनका जो महत्व है उसको स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर जो बिंब और छंद होते हैं वो कविता की जो इंद्रियाँ होती हैं, इंद्रियाँ जो होती हैं उनको पकड़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, उनसे, इंद्रियों से पकड़ने में वो सहायक होते हैं। वहाँ संवेदनाओं का मन में इस स्तर पर बदलाव लाते हैं और विशेष शब्दों को सुनकर मन के भीतर जो हैं वो चित्रों का एक कौंधना द्वारा कविता के बिंब का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर कहानी के क्लाइमैक्स का चित्रण ध्यानपूर्वक क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि कथानक के अनुसार कहानी चरम उत्कर्ष और क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। ठीक है, चरम उत्कर्ष यानी कि क्लाइमैक्स।
तो चरम उत्कर्ष का चित्रण जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक हमें करना चाहिए, क्योंकि भावों या पात्रों के अतिरिक्त अभिव्यक्ति जो है वो चरम उत्कर्ष के प्रभाव को कम कर सकती है। कहानीकार की जो एक प्रतिबिंबता होती है या उसका जो उद्देश्य की एक पूर्ति के प्रति अतिरिक्त आग्रह कहानी को भाषण में बदल सकती है। यानी कि कहानी को हम एक कहानी की तरह ही लिखें, उसका जो हमारा उद्देश्य है वो कहानी को पूरा करने हो, ठीक है। क्योंकि अगर हम उसे अतिरिक्त बहुत ज़्यादा आग्रह करने के रूप में लाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो भाषण के रूप में बदल जाएगी। सर्वोत्तम ये होता है कि जो चरम उत्कर्ष है यानी कि क्लाइमैक्स है वो पाठक को स्वयं सोचने और लेखकीय पक्षधर की ओर आने के लिए प्रेरित करे, लेकिन पाठक को ये भी लगे कि उसे स्वतंत्रता दी गई है और उसने जो निर्णय निकाले हैं वो उसके अपने हैं। अब यहाँ पर हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। नाटक का मात्र एक मौन, अंधकार या ध्वनि प्रभाव कहानी या उपन्यास के बीच 25 पृष्ठों की बराबरी कर सकता है। इस कथन का हमें आज से स्पष्ट करना है। तो कैसे करेंगे कि जो नाटक कहानी या उपन्यास है उनकी तरह वो वर्णित विधा एक नहीं है। नाटक में मौन, संक्षिप्त और सांकेतिक भाषा का महत्व होता है और वर्णित भाषा से अधिक मौन में व्यंजनात्मकता व क्रियात्मकता अधिक होती है।